अच्छा बच्चों, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक चेन की सूरत में, उसको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसकी वजह से एटीपी बनेगी। आज इसके साथ रिलेटेड एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम होगा केमोसिंथेटिक एटीपी सिंथेसिस। केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस दो चीज़ों का मिलाप है, कीमो और सिंथेसिस। इसके अंदर ये होगा कि ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर यहाँ पर लगे होते हैं वही F1 पार्टिकल्स। अब जब यहाँ पर NADH ब्रेक होगा, NAD में फ़ौरन हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। ये हाइड्रोजन आयन इस जगह पर जब ज़्यादा होंगे, इनको भेज दिया जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। यहाँ पर ये सारे हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। तो ये जब हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, इस अमल को कहते हैं ऑस्मोसिस। और चूँकि ये प्रोटॉन की हाइड्रोजन आयन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं केमी ऑस्मोटिक। तो इधर पर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि केमी ऑस्मोसिस, और इसको आप ये भी कह सकते हो कि केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन मूव करके इधर जा रहे हैं, इधर पर इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ये ज़्यादा होगी तो फिर इस किस्म का एक प्रोसेस होगा F1 पार्टिकल के ऊपर। यहाँ पर एक एंजाइम होता है, उसका नाम होगा एटीपेस। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगा होगा जिसका नाम होगा प्रोटॉन पंप। तो जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से दोबारा मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, इनको अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो फिर इस जगह के ऊपर ADP और फास्फेट को मिलाकर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ATP के अंदर। और इस अमल को हम नाम देंगे किस चीज़ की? चूँकि ये ऑस्मोसिस हो रही थी इस केमिकल की, उसकी वजह से ATP की फार्मेशन हुई, इसको नाम दिया जाएगा केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और हमने पढ़ा वहाँ पर ATP की फार्मेशन हो रही है, ये ATP की फार्मेशन असल में किस वजह से थी? इस प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से थी। अब हम मज़ीद इसके ऊपर आगे की तरफ जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, और उसको हम नाम देते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो फिर उसके बाद कौन सी चीज़ होगी? एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी। इस एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर कौन सा मसला होगा? इसके अंदर ये होगा कि वो जो पायरुविक एसिड बन गया, अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ पर मज़ीद आगे जाकर ब्रेक होगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये पायरुविक एसिड दो चीज़ों में तब्दील होता है। एक तब्दील होगा लैक्टिक एसिड में, और इसको नाम देंगे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का,
क्योंकि एन एरोबिक को दूसरे अल्फाज में हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। या ये कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में और इसको नाम दिया जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देंगे। यानी कि क्या मसला होगा, अगर पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता बल्कि डायरेक्ट वहाँ पर साइटोसोल में ब्रेक होगा और उससे अगर लैक्टिक एसिड बने तो नाम से ज़ाहिर है फिर उसको कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर वो कन्वर्ट हो जाए इथाइल अल्कोहल में तो फिर उसको नाम दिया जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। अब इसमें कौन सी चीज़ आ गई, इसमें हमारे पास इस किस्म का अमल होता है कि उसी तरीके से ग्लूकोज टूटता है, उस ग्लूकोज से बन जाएगा पायरुविक एसिड। इसका फार्मूला है C3H4O3। अब मज़ीद ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता तो यहाँ पर एक NADH को ये रिड्यूस करके NAD में कन्वर्ट कर देगा। इससे आने वाले हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएंगे और C3H6O3 इसके साथ 2 ATP बन जाएंगे। तो नेट जो प्रोडक्शन आपसे पूछे कि इस एन एरोबिक में कितने ATP बनते हैं तो तुमने बताना है कि इसमें 2 ATP की बचत होती है। वहाँ पर 36, यहाँ पर सिर्फ 2। अगर यही प्रोसेस ऐसे रिपीट हो कि ग्लूकोज तब्दील हो जाए पायरुविक एसिड में जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस में पड़ा था और उसके बाद इस C3H4O3 से ई कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाए तो इससे बच जाएगा C2H4 और उसके बाद कौन सी चीज़ होगी, O। तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया ये इंटरमीडिएट है, इधर पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इसके फ़ौरन बाद वही अमल रिपीट होगा कि NADH जो है वो कन्वर्ट होगा NAD में, उससे निकलने वाले हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएंगे और C2H5OH और इसके साथ भी 2 ATP हमारी बॉडी को वसूल हो जाएंगे। तो एक तो रिएक्शन के स्टेप इम्पॉर्टेंट हैं कि पायरुविक एसिड किस में तब्दील हो रहा है, लैक्टिक एसिड में, और इस दौरान में ये रिड्यूस NAD ऑक्सीडाइज होता है और उसकी वजह से हमें कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP। और अगर अल्कोहलिक हो जिस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है वो मसल के मेमल में होगी, मेमल के मसल्स के अंदर परफॉर्म होगी, तो अगर ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाए फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बने एसीटल्डिहाइड, फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाए इथाइल अल्कोहल में। जब ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे पास 2 वसूल होंगे। तो ये उस वक्त कंडीशन होगी जब पायरुविक एसिड के बाद ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और इसको आगे जो है ना प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं लेकर जा सकते तो फिर डायरेक्ट इसको यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर एक और चीज़ है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट से बन जाएंगे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में और ये पायरुविक एसिड जो है बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, यानी कि हमने कल पढ़ा था 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में और फिर ये इंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में और फिर क्रेब्स साइकिल में इसकी मूवमेंट होगी और इसकी मूवमेंट से
ये मूव करेगा और साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होगी। ये जो हमने पढ़ा कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था 2 कार्बन वाला, उसको परमिशन मिली थी। ये वो प्रोसेस होगा जब आप ग्लूकोज खाएंगे तो वो इस अमल के दौरान ब्रेक होगा। लेकिन अब अगर हमारी फूड के अंदर है प्रोटीन तो इसको ब्रेक कर देंगे अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड में फिर उसके बाद अमाइनो ग्रुप को निकाल देंगे। इस अमल को कहते हैं डीएमाइनेशन। फिर हम अमाइनो एसिड को देखेंगे कि अगर अमाइनो एसिड है 3 कार्बन वाला तो फिर वो इधर से अंदर मूव करेगा। अगर 2 कार्बन वाला है इधर पर और डायरेक्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो सकता है। इसको हम नाम देते हैं कि अगर हमने खुराक के अंदर प्रोटीन खाई हो उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो जो प्रोटीन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो ग्रुप को निकाल कर डीएमाइनेशन, और उस डीएमाइनेशन के बाद फिर उसके नंबर ऑफ कार्बन पर है 3 है तो भी इस प्रोसेस से गुजार कर उसमें 2 में, अगर वो 2 कार्बन वाला अमाइनो एसिड है फिर वो डायरेक्ट एसिटाइल में भी और वो डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में भी। प्रोसेस यही होगा लेकिन मॉलिक्यूल की पहचान करके उसको इंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपने खुराक के अंदर खाई है लिपिड, उसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी। तो लिपिड के 2 पार्ट होंगे, एक का नाम होगा ग्लाइसिरोल, और ये जो ग्लाइसिरोल है ये तब्दील हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और ये जो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड है ये फिर कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में और इस तरीके से आएगा। और दूसरी जो है इसका नाम होगा फैटी एसिड। तो हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि फैटी एसिड जो होते हैं वो हमेशा इवन नंबर में होते हैं। तो फैटी एसिड जितने कार्बन का भी हो, हमने पढ़ा था 2 से लेकर 30 तक होंगे, तो ये ब्रेक किए जाएंगे किसके अंदर, एसिटाइल ग्रुप के अंदर। एसिटाइल ग्रुप के अंदर हम फैटी एसिड को ब्रेक करेंगे, यानी कि उससे 2 कार्बन वालों में कन्वर्ट करेंगे। अब एसिटाइल ग्रुप जब बन गया तो वो इधर इंटर होकर फिर बारी बारी इधर आएंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फैटी एसिड है उसके 18 कार्बन है, 18 कार्बन है। इस 18 कार्बन वालों को अगर 2 वाले मॉलिक्यूल बनाएं तो इससे बनते हैं 9 एसिटाइल ग्रुप, और ये जो 9 एसिटाइल ग्रुप जब ब्रेक होंगे तो इससे बनते हैं 108 एटीपी। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो फिर आ जाएगा कि एक एसिटाइल ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 12 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। आपके पास इस बात के ऊपर फिर गौर करो, ग्लाइसिरोल 3 कार्बन का था, वो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर उसी पायरुविक एसिड उसी रास्ते से आना शुरू कर दिया। मसला रह गया फैटी एसिड का। फैटी एसिड 2 कार्बन वाला भी होगा, 4 वाला भी होगा, 16 वाला भी होगा, 18 वाला भी होगा। मिसाल हम ले लेते हैं 18 कार्बन का एक फैटी एसिड है, उससे अब क्या बनाएंगे, एसिटाइल ग्रुप बनाएंगे। तो अगर एक एसिटाइल में 2 कार्बन हो तो फिर 18 से जो है वो कितने बनते हैं, वो 9th बनते हैं। अब ये जो 9 बन गए, 9 एसिटाइल ग्रुप वो बारी बारी इंटर होगा। तो इधर पर एक और चीज़ कैलकुलेट की गई कि अगर 9 एसिटाइल ग्रुप हों फैटी एसिड के तो फिर उससे एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं वो 108 होते हैं। इसका मतलब है एक एसिटाइल ग्रुप 12 प्रोड्यूस करेगा। इससे एक तो हमें इधर फ़ायदा मिल गया, दूसरा हमें आगे के लिए फ़ायदा मिल गया कि वो आपको बता देता है कि एक फैटी एसिड है उसमें से 16 कार्बन है, तो 16 का मतलब है उसमें 8 एसिटाइल ग्रुप हैं। तो 8 एसिटाइल ग्रुप को आप 12 से ज़रब दोगे, टोटल कितने प्रोड्यूस होते हैं।
4 वाला है तो 4 के 2 एसिटाइल ग्रुप बनेंगे, 2 को फिर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने का भी आ जाए पहले उसके एसिटाइल, हर एसिटाइल ग्रुप 12 ATP प्रोड्यूस करेगा और उस 12 की बुनियाद पर आगे जाकर कौन सा अमल होगा, आगे जाकर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उस फैटी एसिड से कितने ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हम इस चैप्टर के अंदर एक और सवाल की तरफ आते हैं और इस सवाल का नाम है फोटो रिस्पाइरेशन। फोटो रिस्पाइरेशन एक ऐसा रिस्पाइरेशन का अमल है जो लाइट के अंदर होता है। ये प्लांट में ही होगा और उसके अंदर नो ATP प्रोड्यूस्ड होंगे। बाकी वही अमल होगा, इसके अंदर ग्लूकोज भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है, लेकिन उसके अंदर कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होगा। ईटा के अंदर इसके ऊपर एक ऐसा सवाल आ चुका है जिसमें कहा गया वो कौन सी रिस्पायरेशन है जिसमें कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होता। तो रिस्पायरेशन का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा, लेकिन ये ऐसा रिस्पायरेशन का तरीका है जिसमें ATP प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ आ जाएगी, ये कब होता है। ये प्लांट है, इसकी जड़ों से पानी आता है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, इसके स्टोमेटा तक पहुंचता है और फिर इस स्टोमेटा से वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसपाइरेशन। अब अगर पानी ज़मीन के अंदर कम हो गया तो फिर इसको एक मसला होगा कि अब इसके पास 2 प्रॉब्लम है। ऊपर से ड्राई इन्वायरमेंट के साथ साथ हॉट भी है, इधर ड्राई है उधर हॉट है। गर्मी से बचने के लिए ट्रांसपेरेशन ज़रूरत थी और ज़मीन से पानी की ज़रूरत है, तो अब गर्मी भी बहुत है, पानी भी कम है, तो अगर ट्रांसपेरेशन करता है तो जिस्म में डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है। इसको अब एक फ़ैसला करना है कि वो पानी को या तो स्टोर करे या फिर गर्मी का मुकाबला करे। तो ये फ़ैसला कर लेता है कि चलो पानी को स्टोर करते हैं, ये स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जो इस स्टोमेटा बंद होंगे उसके बाद कौन सी चीज़ हो जाएगी, इस स्टोमेटा के बंद होने के बाद ये हो जाएगा कि इस पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जमा हो जाएगा। ये इसके अंदर एक मौजूद होगी राइबोलोज बाईफास्फेट, वो इस ऑक्सीजन की जब ज़्यादती होगी वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ये अमल स्ट्रोमा में होगा और इससे एक मालिक्यूल बन जाएगा जिसको कहेंगे ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट जो है ये इंटर हो जाएगा कौन सी चीज़ के अंदर, ये इंटर होगा पर ऑक्सीसोम के अंदर। अब ये जो पराक्सीसोम है वो फिर क्या करेगा, वो पराक्सीसोम में एक और अमल होगा जहाँ पर इस ग्लाइकोलेट को ब्रेक करके इससे एक 2 सिंपल अमीनो एसिड बना लेंगे जिसका नाम होगा ग्लाइसिन। यानी कि वो ग्लाइकोलेट अब कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। ये अमल कहाँ पर फार्म हुआ, पराक्सीसोम में। वो अमल कहाँ पर परफॉर्म हुआ था, स्ट्रोमा में। अब क्या होगा, ये ग्लाइसिन जो है वो इंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस चीज़ के अंदर, एक सीरीन में, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मैकेनिज़्म ये हुआ कि ऑक्सीजन जो अंदर ज़्यादा हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से नहीं आ रही थी,
इन दोनों कंडीशनों में ये हो गया कि अब ये मसला हो गया कि वो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को बाहर कैसे निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस करनी है। तो एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को नाम देंगे फोटो रिस्पायरेशन का। इस फोटो रिस्पायरेशन में प्लांट में होगा, कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीजन को कम किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसमें इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होकर ग्लाइकोलेट बनाएगी। फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलेट इंटर हो जाएगा पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम के अंदर ग्लाइकोलेट को ब्रेक करके ग्लाइसिन इंटर होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर इसको तोड़कर सीरीन बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। इससे ये मसला हल हो गया, ऑक्सीजन भी ख़त्म और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई। प्रोसेस का नाम रखा गया फोटो रिस्पायरेशन। लेकिन ये मसला नुकसानदेह है, इसको कहते हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस। आपसे पूछेगा इसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कौन से नुकसानात हैं, तो तुम फिर बताओगे कि इसके नुकसानात ये हैं कि इससे जो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड ये मुकम्मल नहीं होती, पौधे की ज़रूरत को पूरा नहीं करती। ये एक बहुत ही महंगा तरीका है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और इस अमल के दौरान तकरीबन 25% ग्लूकोज की फार्मेशन या उसका जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। इसको नाम देंगे कौन सी चीज़ का कि फोटो रिस्पायरेशन क्या है, उसके हर स्टेप में क्या हुआ था, ये अमल किस किस पार्ट के अंदर हुआ था, इसको कहेंगे फोटो। और फिर उसके बाद उसके नुकसानात। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा ये नुकसान ना हो, बस ये मसला ये प्रोसेस हमारे अंदर परफॉर्म ना हो, तो वो एक और तरीका इख्तियार करते हैं, अपनी बॉडी में एक और चेंजेस लाते हैं, उस चेंजेस को नाम देते हैं कौन सी चीज़ का, C4 फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। C4 फोटोसिंथेसिस ऐसा तरीका है जिसमें कौन सी चीज़ होगी कि हमारे पास 4 कार्बन वाला शुगर बनेगा। C4 फोटोसिंथेसिस में आमतौर पर हमारे पास 3 वाला बनता था, जो हमने आम इस चैप्टर के अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ी। एक मरतबा 3 फिर 3, ये दोनों मिलकर फिर C4 बनाते थे। अब ये C6 बनाते थे। अब C3 की बजाय अगर C4 शुगर बने तो उस अमल को कहते हैं, उन पौधों को C4 प्लांट, और उसके इस अमल को नाम देते हैं C4 फोटोसिंथेसिस। इनमें एक शुगर बनती है 4 कार्बन वाली, एक्जेलोएसीटेट। अब ये होगा कि इन पौधों के अंदर एक ख़ास खसूसियत होती है, ये मसले इनके पास भी आते हैं। इनके पास भी स्टोमेटा को ड्राई और हॉट इन्वायरमेंट में बंद होना पड़ता है। जब ये स्टोमेटा बंद हो गए, इनके अंदर भी उसी तरीके से ऑक्सीजन जमा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन ये पौधे इस सख्त हालात के बावजूद अपनी फोटोसिंथेसिस को स्टॉप नहीं करेंगे, इनका फोटोसिंथेसिस जारी रहता है। इस पौधों की वो खसूसियात हम पढ़ेंगे, ये कैसे अपने इस अमल को जारी रखते हैं। इनमें पहली बात होती है एक एंजाइम जिसका नाम होगा पेप्को, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीजन चाहे जितना ज़्यादा हो जाए, इसमें होती है रूबिस्को, और रूबिस्को देखती है ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, ये फ़ौरन ये रिस्पायरेशन का अमल शुरू कर देती है। लेकिन पेप्को है जितनी भी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। दूसरी बात, जो C3 प्लांट है
इनमें होंगे मीज़ोफिल सेल। जब स्टोमेटा क्लोज होंगे मीज़ोफिल सेल जो है वो जवाब दे जाएगी, वो फोटोसिंथेसिस को रोक देगी। तो इनके पास एक अल्टरनेट चीज़ पड़ी होती है जिसको कहते हैं बंडल शीथ सेल का नाम देते हैं, बंडल शीथ सेल। तो जो ही स्टोमेटा क्लोज हुए मीज़ोफिल सेल ने फोटोसिंथेसिस को रोका, ये बकाया प्रोसेस इन बंडल शीथ सेल में होंगे। तो दो बातें इसके अंदर इजाफी हैं, एक पेप्को और एक बंडल शीथ सेल। अब क्या होगा, ये जो पेप्को है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको कन्वर्ट कर देता है मेलेट में। अब ये मेलेट जो होगा ये फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये चला जाएगा इन बंडल शीथ सेल में, और उस बंडल शीथ सेल में मज़ीद ये आगे जाकर प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर जाकर ये केल्विन साइकिल जारी हो जाएगा। तो ये जो प्लांट है उनकी अंदर एक है मीज़ ऐसा करता है और दूसरा इसके अंदर शुगर कीन जो है वो ऐसा करता है। इसमें अब इम्पॉर्टेंट बातें कौन सी हैं, पहले आपसे पूछेगा कि C4 प्लांट कौन से हैं। तुम कहोगे वो प्लांट जिसमें 4 कार्बन शुगर बनता है उसको कहते हैं C4 प्लांट, और उसमें पाई जाने वाली फोटोसिंथेसिस C4 फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कौन सा 4 कार्बन वाला शुगर बनेगा, एक्जेलो एसीटेट। ये वो पौधे होंगे जिसमें फ़ोटो रिस्पायरेशन बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने आप को फ़ोटो रिस्पायरेशन से बचाने के लिए ये अल्टरनेट तरीका करते हैं। इनकी उन पौधों से दो बातें मुख्तलिफ हैं, उनमें सिर्फ मीज़ोफिल सेल थे, इनमें मीज़ोफिल के अलावा बंडल शीथ सेल हैं। उनमें रोबिस्को एंजाइम था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसके साथ, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसके साथ। इनके पास पेप्को है, पेप्को हर हालत में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि फर्स्ट ये जो पेप्को होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके मेलेट बनाएगा, फिर एक दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेकर वो बंडल शीथ सेल के साथ अंदर चला जाएगा, वहाँ पर बदस्तूर केल्विन साइकिल हो। ये जो प्रोसेस है बाकी फोटोसिंथेसिस उनकी सेम है। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का तरीका है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब स्टोर हो जाएगी वहाँ पर फिर उधर पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो ये अपने मुस्तकबिल के लिए उसको जमा करके रखते हैं, फिर जब उसकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, फिर उसको जिसको इसने अपने साथ फिक्स किया हुआ था उनको यूज़ करते हैं। इसको नाम देते हैं C4 फोटोसिंथेसिस। इसके साथ आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा, जो भी मसला होगा आपने फिर शेयर करना है। हर एक स्टेप को आपने उसके मुकम्मल डीप में जाना है, उस डीप के अंदर पूरे मैकेनिज़्म पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, उसमें इस्तेमाल होने वाली हर बात के ऊपर नज़र रखनी है, फिर जाकर आपने किसी MCQs की रेफरेंस बुक को देखना है और प्रैक्टिस करना है। जब तक उसका कॉन्सेप्ट और रिवीजन कंप्लीट नहीं होती आपने MCQs को नहीं देखना। तो आज हम इसके बाद स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर का, उसको हम नाम देंगे ई सेलुलर लाइफ के बारे में। अब हमारे पास कौन सी चीज़ है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में तो हमने बहुत बड़ा दावा किया था कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन अब हम अपने बयान में से थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जानदार भी हैं जिनमें सेल नहीं है, लेकिन हम साथ ये भी बताएंगे कि वो हैं थोड़े से, सब के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो वो जो हैं जानदार लेकिन सेल के बग़ैर हैं उनको नाम देते हैं
ए सेलुलर का। इसमें सिर्फ 3 है, एक वायरस है, दूसरा प्राइयान है और तीसरा जो है वो है वायराइडो। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों के ज़िंदगी, उनके बारे में स्ट्रक्चर, हर चीज़ के ऊपर हर एंगल से मुकम्मल डिटेल से वो करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि वायरस पड़ा हुआ है ये, तो ये लफ्ज़ इब्तिदाई तौर पर चूँकि ये नॉन विजिबल था, किसी भी तरीके से इसकी पता नहीं चल रहा था उस वक्त के मेथड के मुताबिक, तो साइंसदान बोलते थे कि कोई जहर है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में बीमारियां फैला रहा है। तो वेनम, और बाद में जब डिस्कवर हो गया कि जहर नहीं है, ये तो एक ऑर्गेनिज़म है, तो फिर वेनम से उसका नाम तब्दील करके वायरस रखा गया। अब इसके बाद कौन सी चीज़ होती है आजकल, ये ए सेलुलर है और इन्फेक्शियस पार्टिकल है और ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट का मतलब है टोटल पैरासाइट, जो अपने होस्ट के बगैर बिल्कुल ना रह सके, वो आपके पास कहलाएगा ओब्लिगेट पैरासाइट। अब इसके बारे में साइंसदानों को कैसे पता चला, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो पहले तो थी कि उस ज़माने में 2 बड़े बड़े साइंसदान थे, रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर। उनका दावा था, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जिसमें उसने ये दावा किया था कि जितनी भी बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। उस वक्त उनके पास एक डिवाइस होता था जो कोप चैम्बरलैंड ने बनाया था, इसका नाम था पोर्क्लेन फ़िल्टर। ये इतनी छोटी फ़िल्टर थी जिसकी सरफेस से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते थे। तो जब भी कोई मसला पेश आता तो वो उस सलूशन को इसमें से गुजारते तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाते, फिर उसकी पहचान करते कि कौन से बैक्टीरिया ने ये मसला क्रिएट किया है। लेकिन जब कुछ बीमारियां आईं तो इनका ये सिस्टम नाकाम हो गया। उसमें एक बीमारी थी जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक डिजीज़। तंबाकू के ऊपर आप पास्ट में जाएं तो ये जो पास्ट है उसमें ये टोबैको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट जाना जाता था, बड़ा कास्टली था। तकरीबन हर बंदा इसको यूज़, जो बड़े बड़े लोग होते थे वो इसको यूज़ करते होते थे। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक हुक्के में, आजकल तो उसके मुकाबले में सिगरेट्स आ गए हैं। तो इस टोबैको को जब मसला पेश हुआ तो ये लोग भागे और उनके पास गए, लेकिन वो बेबस हो गए। फिर उसके बाद उस ज़माने का एक और साइंसदान था, इसका नाम था एवेनो स्काई। इसके पास गए 1892 में। इसने सिर्फ ये तजर्बा किया कि एक बीमार पत्ता लिया, उसको सेहतमंद पर मल दिया तो वो सेहतमंद भी बीमार हो गया। इसने कहा मुझे और तो कोई पता नहीं है, इतना बता सकता हूँ कि ये एक से दूसरे के पास मुंतकिल हो सकती है। लोग बेबस हो गए कि इसने भी कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर तक फिर चुप हो गए। फिर 1898 में ये बीमारी कैटल्स में आई, मवेशियों में। उसका नाम था FMD, फुट माउथ डिजीज़। तो फिर लोग थोड़े और परेशान हुए। फिर उसके बाद इनके ऊपर रिसर्च वगैरह शुरू हो गई, लेकिन कोई बात ख़ास सामने ना आई। लेकिन बाकायदा तौर पर लोग इसके ख़िलाफ़ 1930 में मुकम्मल एक्टिव हो गए और आखिरकार 1935 में एक साइंसदान था W. स्टेनले, जिसने इनको ढूंढ लिया। किसकी सूरत में? सिल्वर क्रिस्टल की सूरत में। इसने इसकी स्टडी की तो पता चला कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो MCQs में आ जाएगा, किसने वायरस को डिस्कवर किया?
डब्ल्यू स्टेनले ने किस फार्म में डिस्कवर किया? सिल्वर क्रिस्टल में। कब डिस्कवर किया? 1935 में। और वायरस होता क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। और उसके बाद इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म होने की वजह से ये रिप्रोड्यूस भी करता है। उधर सेल नहीं था तो बाद में लोग सोचते थे कि जहर है, कोई फ्लूइड है, कौन सी चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर जो सफ़र था वो आते आते 1935 में मुकम्मल हो गया और वो चीज़ डिस्कवर्ड हो गई जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्रिस्टल की सूरत में एक वायरस नाम का ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो गया। उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेक हो गई कि न्यूक्लियोप्रोटीन है और ये भी पता चल गया कि है भी लिविंग और क्योंकि ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तो ये आपके पास सारा अमल आ गया जिसको नाम देते हैं ए सेलुलर लाइफ। उस ए सेलुलर लाइफ में वायरस की करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेंगी, तुम कहोगे ए सेलुलर है, इन्फेक्शियस है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। फिर उसकी डिस्कवरी के अंदर सबसे पहली डिजीज़ कौन सी आई? टोबैको मोज़ेक डिजीज़। टोटल में भी फर्स्ट है, प्लांट में भी फर्स्ट है। फर्स्ट एनिमल का पूछे तो FMD। इवानोस्काई ने क्या किया? उसने सिर्फ रब किया था और ये बात बताई थी कि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, फैल सकता है, जो हेल्दी हैं उनको बचा लो। और फिर 1935 में डब्ल्यू स्टेनले ने इसको डिस्कवर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर क्रिस्टल में, और ये भी डिस्कवर कर लिया लिविंग भी है, कंपोजिशन भी डिस्कवर कर ली कि न्यूक्लियोप्रोटीन है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तो कल इंशाल्लाह हम इसकी आगे पढ़ेंगे कि इसकी मज़ीद कौन सी खसूसियात हैं, स्ट्रक्चर क्या है। तो ये चैप्टर आपका नॉलेज वाइज ज़्यादा है, इसमें कॉन्सेप्ट की बजाय बायोएनर्जेटिक की तरह रिएक्शन की बजाय आपने सिर्फ इसको थ्रूली तौर पर पॉइंट्स वाइज वो करना है, स्टडी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। त्रे